सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जो हमारी सत्रशाला चल रही है, इस सत्रशाला में आज हमारा जो विषय होगा वो हम व्यक्तिवाद पर विषय में बात करेंगे कि व्यक्तिवादी जो विचारक हैं, व्यक्तिवादी जो विचारधारा है, ये राज्य को कैसे डिफाइन करता है, राज्य में इसका क्या महत्व है, राज्य किस प्रकार से देखता है, राज्य में इसकी क्या भूमिका है। मैंने आदर्शवाद की बात करनी थी और व्यक्तिवाद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों, क्योंकि अब जब आप स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, तो वहाँ पर आप व्यक्तिवाद शब्द को बार बार सुनेंगे, तो इसलिए शब्द की महत्ता को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आदर्शवाद में एक चीज़ आपने गौर किया था, वहाँ हम राज्य को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे थे और व्यक्ति को हम उसकी महत्ता को कम आंक रहे थे। हम राज्य को वहाँ साध्य मान रहे थे और व्यक्ति को वहाँ साधन मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम जब व्यक्तिवाद की बात करें तो व्यक्तिवाद क्या होगा, व्यक्तिवाद उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आ रहा है और यहाँ पर जो होगा वो व्यक्ति जो होगा वो साध्य होगा और राज्य क्या होगा, आपका साधन होगा। उसके पहले मैं इन सारी बातों को करूं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ी डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे एक चीज़ दिमाग में आती है जब आप पढ़ते हैं तो व्यक्तिवाद को क्या कहें। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि व्यक्तिवाद को कहना क्या चाहिए। क्या व्यक्तिवाद को हम दर्शन कहें, क्या व्यक्तिवाद को हम सिद्धांत कहें, या व्यक्तिवाद को हम विचारधारा कहें। सबसे बड़ा डिबेट जो उठता है ये कि व्यक्तिवाद क्या कोई फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं, क्या व्यक्तिवाद को पॉलिटिकल थियरी कहा जा सकता है, सिद्धांत के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, या हम पॉलिटिकल साइंस को किसी आइडियोलॉजी के तहत हम इसको पढ़ते हैं। यह तीनों चीज़ें अपने आप में क्या है, अलग अलग है। हम व्यक्तिवाद को तीनों रूपों में देखेंगे और तीनों रूपों में हम बताएंगे व्यक्तिवाद को हम दर्शन कब कहेंगे, व्यक्तिवाद को हम सिद्धांत के लिए कब इस्तेमाल करेंगे और व्यक्तिवाद को हम विचारधारा के लिए कब इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर हम फिलोसफी की पहले बात करते हैं, क्योंकि अभी हम आदर्शवाद पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा आदर्श हमारे अंदर है, इसलिए हम आदर्श की बात अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं, हम दर्शन की बात अगर आप कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति को यहाँ पर व्यष्टि माना गया है और राज्य को यहाँ पे समष्टि माना गया है। क्या देखिए, वहाँ फिलोसफल एक्चुअली व्यक्तिवाद की आवश्यकता पड़ी क्यों। मैंने कहा ना, प्रतिक्रिया स्वरूप आया। आदर्शवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप इसने जन्म लिया व्यक्तिवाद ने। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब आप 16वीं 15वीं शताब्दी में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे सुकरात की बात हम सुनते हैं, नाम आप वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का नाम आप सुनते हैं, आप गैलीलियो का नाम सुनते हैं, आप वहाँ पे क्या नाम है, एक नाम और मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, अब उसका नाम सुनते हैं। इटली का था वो, 3-4 नाम आप वहाँ पे सुनते हैं और चारों को देखते हैं। वहाँ पे राज्य का जो भयावह रूप था, राज्य का जो पावर था, राज्य की जो शक्ति थी, उस राज्य की शक्ति ने क्या किया था, उस राज्य की शक्ति ने सुकरात को विष का पान करा दिया था। विष के पान से उसने अपने आप को मार दिया गया था। हम क्राइस्ट की बात करते हैं, जो धर्म के प्रचार की बात कर रहा था, उसको वहाँ पे इस तरह की बातें कर दी गई। हम यहाँ पे बात करेंगे गैलीलियो को, जिसने कहा कि पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके बात को गलत मानते हुए उसे क्या नाम, मृत्युदंड दे दिया गया। हम उसका नाम बर्नी था। बर्नी की बात करते हैं इटली में जो आतंक का जो पर्याय था उसकी जब उसने बात की तो उसको भी वहाँ पे सजाए मौत दे दी गई। तो ये जो राज्य का रूप था, इस राज्य के रूप को जब परिवर्तन करने की बात आई कि राज्य को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया जाए, तब हमारा व्यक्तिवाद जन्म लेता है। तो ये दर्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इन सारे लोगों के, इन सारी विचारधाराओं, इन सारे जो उनके दर्शन था, जो वो कहता था कि नहीं, बाइबल को पढ़ने का सबको अधिकार देना चाहिए और बाइबल अपने हिसाब से लोग उसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। बाइबल को अपने हिसाब से समझेंगे, अपने हिसाब से फॉलो करेंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे नहीं, बाइबल को राज्य बताएगा कि बाइबल में क्या लिखा है। ये क्या था, यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया, रोका जा रहा था। व्यक्ति को कोई भी दर्शन पढ़ने का अधिकार स्वतः नहीं था। पढ़ सकता था लेकिन उसको व्याख्यायित नहीं कर सकता था, पढ़ सकता था, आत्मसात नहीं कर सकता था। कौन कराएगा, राज्य कराएगा। क्यों? क्योंकि राज्य वहाँ पे पावरफुल था। तो यहाँ पे ये जो बहुत बड़ा एक जो कॉन्सेप्ट था वो जो दर्शन फिलॉसफी को लेके था कि फिलोसफिकल अप्रोच कैसे देखा जाए, तो एक आप यहाँ से फिलोसफिकल अप्रोच आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सिद्धांत की बात करेंगे तो ये सिद्धांत में क्या था कि जो राजनीति राज्य को यहाँ पर केवल शांति व्यवस्था को केवल करने के लिए केवल बात की गई और दूसरा कोई काम नहीं किया गया। और जो वो क्या नाम, जो व्यक्ति है, व्यक्ति को यहाँ स्वतंत्रता की बात की जा रही है। स्वतंत्रता की बात किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं ये लोग जो करेंगे, जो व्यक्तिवादी करेंगे, ये 3 परिप्रेक्ष्य होंगे। इसका एक राजनीतिक पक्ष होगा, एक सामाजिक पक्ष होगा और एक आर्थिक पक्ष होगा। देखिए, एक चीज यहां बताने के पहले और बता दूं, राज्य के देखिए 2 रूप होते हैं। एक होता है प्राकृतिक,
एक नैसर्गिक, एक क्या कहते हैं बनाए हुए राज्य की एक होती है कल्पना, मतलब एक राज्य जो आप निर्मित करते हैं वो राज्य होता है। वो जो प्राकृतिक राज्य है वो पहले वाला राज्य है, और वो राज्य जो होगा वो असीमित होगा, उसके पास सत्ता रहेगी। लेकिन जो अब आप जो राज्य बना रहे होंगे वो राज्य कैसी होगी, उस राज्य की सत्ताएं क्या होगी, सीमित होगी। और यहाँ पे जो बना रहा होगा, बनाए कौन, मनुष्य बनाएगा, तो मनुष्य क्या होगा, सर्वोपरि होगा। तो ये व्यक्तिवादी जो विचारधारा थी वहाँ पे, व्यक्तिवादी जो सिद्धांत थे, वो क्या कहते हैं यहाँ पे एक दोनों में अंतर करते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, जो राज्य का हम राजनीतिक पक्ष अगर आप पढ़ेंगे तो राज्य का एक्चुअली काम क्या होगा। व्यक्तिवादियों ने बताया कि राज्य जो होगा, राज्य कम शक्तियां उसकी होंगी, कम शासन व्यवस्था करेगा, न्यूनतम कानूनों को निर्माण करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रश्न उठ जाता है कि न्यूनतम कानून क्या है, न्यूनतम कानून ऐसे कौन से हैं। तो न्यूनतम कानून की जैसे आप बात करते हैं, न्यूनतम कानून का मतलब है कि वह केवल जीवन के लिए शांति और सुरक्षा की केवल व्यवस्था करना, एकमात्र व्यवस्था करना, उसके अलावा उसका कोई कारण नहीं। अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें, हम कि व्यक्तिवादियों का जो सामाजिक पक्ष है वो क्या है, वो कहेगा कि व्यक्ति अपने को स्वतंत्र महसूस करे, व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, उसको इस तरह का वातावरण आप उपलब्ध करा दीजिए कि व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे। वह किसी गुलाम का, किसी की आदेशों का वह आदि न हो, उसे कोई आदेशित ना कर रहा हो, उसे कोई न निर्देशित कर रहा हो, ना उसके ऊपर कोई गुलामी का कोई बोझ हो, ना किसी चीज़ का उसके ऊपर दबाव हो। व्यक्ति अपने मन और वाणी से क्या हो, स्वतंत्र हो, अपने शरीर पे, अपने विचारों पे क्या हो, वह स्वतंत्र हो। तीसरा, आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भरता की बात क्यों करता है, कहता है कि आत्मनिर्भरता के प्रति उसके क्या हो, उसके जीवन में क्या कहते हैं, निराशा नहीं होनी चाहिए। वह जीवन को जीने के लिए, वो जीने की एक लालसा होनी चाहिए उसके अंतर्गत। तब क्या कहते हैं कि वह क्या कहते हैं अपना विकास कर पाएगा मानव। तीसरी चीज, निर्णय लेने की क्षमता। वह निर्णय लेने की क्षमता का मतलब है कि निर्णय लेने की क्षमता तो उसके अंतर्गत होगी, लेकिन निर्णय किसके माध्यम से, निर्णय लेते समय उसमें क्या कहते हैं लोग, उसका राज्य उसका क्या करेगा, सहयोग करेगा। उसके निर्णय लेते समय कोई अगर उसका विरोध कर रहा है तो राज्य उस विरोध करने वाले को रोकेगा, ना कि इस निर्णयकर्ता को रोकेगा। क्लियर है मुझे यहां तक लगता है। अगर हम तीसरी आर्थिक पक्ष में अगर हम जाएंगे तो आर्थिक पक्ष में यदभाव्य की स्थिति पाई जाती है। यदभाव्य का मतलब है लेसस फेयर। लेसस फेयर का मतलब है हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप का मतलब यहाँ पे ये है कि राज्य क्या कहते हैं, इसमें देखिए जो हम लोग जो लेसस फेयर वाले में जब बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे राइटर्स आएंगे, वो कहेंगे कि उसको राज्य को छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करेगा, वह अपने हिसाब से अपनी बातों को करेगा। तो ये सैद्धांतिक पक्ष था इसका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये मैंने बताया कि सिद्धांत के आधार पे। अगर आप आइडियोलॉजी के आधार पे जाएंगे कि व्यक्तिवाद को आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या कहा जाए, विचारधारा के आधार पे क्या कहा जाए, तो विचारधारा में आप रिकार्डो का नाम सुनेंगे, ब्रेकन का नाम सुनेंगे। इन्होंने क्या कहते हैं बौद्धिक रूप में इसे परिभाषित कर दिया। रूसो ने इसको राजनीतिक दर्शन के रूप में परिभाषित कर दिया। तो यहाँ पे जो आएंगे, जो क्या नाम विचारधारा के रूप में हम रिकार्डो की बात कर रहे हैं, माल्थस की बात कर रहे हैं, ब्रेकन की बात कर रहे हैं, रूसो की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे आप देखेंगे क्या भारत में भी इसका असर था। भारत में भी क्या दिखाई पड़ रहा था, भारत में भी दिखाई चल रहा था। आप क्या नाम है कि उसमें ब्रह्म समाज की बात करेंगे, आप महादेव गोविंद रानाडे की बात करेंगे, आप एम.एन. रॉय की बात करेंगे। ये लोग क्या था, ये लोग मानववाद की बात कर रहे थे। और जो वो मानववाद आज भारत में देखा जा रहा है, वही क्या कहते हैं उस समय का व्यक्तिवाद था। उस समय का जो व्यक्तिवाद था वही आज मानववाद है। और इसी मानववाद को हमने भारतीयों ने और आगे बढ़ाया, नव मानववाद का कॉन्सेप्ट आ गया। एम.एन. रॉय नव मानववाद की बात कर देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को मजबूत स्थिति बनाने की बात की जाती है। तो ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैं रखूंगा। इसमें मैं बात करूंगा लिकॉक की भी बात करूंगा, मिल की बात करूंगा, स्पेंसर की बात करूंगा, कांट की बात करूंगा और साइमर की बात करूंगा। और इसके साथ मैं ये दिखाना चाहूँगा कि किन किन आधारों पे आप इसको अलग कर सकते हैं, किन आधारों पे इसकी विशेषताएं, किन आधारों पर बताई। मैं आपको नैतिकता के आधार पे बताऊंगा, सामाजिकता के आधार पे बताऊंगा, वैज्ञानिकता के आधार पे बताऊंगा, आर्थिक आधार पे भी आपको बताऊंगा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किन किन आधारों पर इन्होंने किया है। लास्ट में इसमें डिस्कस करूंगा कि इसकी आलोचना भी होती है, आलोचना के विपक्ष को मैं रखूंगा। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होगा कि हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाद का उदय कैसे होता है, व्यक्तिवाद कैसे विकसित करता है, व्यक्तिवाद का प्रकृति क्या है, व्यक्तिवाद
के कार्यक्षेत्र क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे आलोचना पे। तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हो, सीधे अपने ब्लैक बोर्ड पे आते हैं। जो चीज़ें हमारी छूट रही हैं हम सीधे प्रकृति पे आएंगे कि हमारा जो व्यक्तिवाद है किन किन सेगमेंट्स में काम करता है, कौन कौन से पक्ष हैं, उनमें हम नैतिकता की बात करेंगे, हम सामाजिकता की बात करेंगे, हम धार्मिक पक्ष को भी लेंगे, आर्थिक पक्ष को भी लेंगे और वैज्ञानिकता के भी पक्ष को लेंगे। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो यूपीपीएससी के जो बच्चे हैं या जो आपके नेट के जो एग्जाम को दे रहे होंगे, कुछ बच्चे जो बीए थर्ड ईयर के मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वो बच्चे क्या कहते हैं जब एमए के आप एग्जाम के लिए जाएंगे या यूजीसी नेट के लिए दे रहे होंगे, रिसर्च के लिए आप दे रहे होंगे, तो बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि व्यक्तिवाद सर्वप्रथम कहाँ से आया, व्यक्तिवाद का स्पेंसर की क्या भूमिका है, हर्बर्ट साइमन कहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वो पैरामीटर्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप क्लियर रहेंगे तो आपके जो पीटी के सवाल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। तो आइए मैं सीधे आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर ले चलता हूँ और वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हम व्यक्तिवाद पढ़ रहे हैं, राज्य का जो व्यक्तिवाद पढ़ रहे हैं, इस व्यक्तिवाद की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकृति है और क्या आलोचना है। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं। चलिए, हम लोग अब ब्लैक बोर्ड आपको स्पष्ट हो रहा होगा, हम लोग व्यक्तिवाद की आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, व्यक्तिवाद की चर्चा अगर हम 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास की अगर आप बात करेंगे, तो यह जो व्यक्तिवाद आया है यह आदर्शवाद के विरोध स्वरूप, आदर्शवाद का विरोध मत कहिए आप, आदर्शवाद के प्रतिक्रिया के स्वरूप यह आया हुआ है। प्रतिक्रिया के स्वरूप आने पर देखिए क्या है कि प्रतिक्रिया के स्वरूप आया हुआ है, और यह प्रतिक्रिया के स्वरूप आने के कारण क्या क्या रीज़न है, इसमें देखिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण आंदोलन को आप ले लीजिए। दूसरा क्या कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलन। तीसरा आपका था व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति। ये 3 ही क्या कहते हैं आपके मूलभूत तत्व थे, जिनके आधार पे क्या कहते हैं ये परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। अगर हम पहले वाले को ले, पुनर्जागरण को अगर आप लेते हैं, पुनर्जागरण क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। देखिए, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था, और जो संस्कृत की जब आप बात करते हैं, यह जो संस्कृति होती है ये जीवन के प्रत्येक पहलू और प्रत्येक पहलू के साथ साथ प्रत्येक पक्ष के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो पुनर्जागरण था या प्रत्येक मानव जीवन के लिए क्या था, उसके प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक पहलुओं के साथ क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। दूसरा देखिए इसमें क्या था कि दूसरा क्या कहते हैं, धर्म पर जो सुधार था, धर्म सुधार आंदोलन जो चल रहे थे, ये जो धर्म सुधार आंदोलन थे ये धर्म पे आधारित थे, धर्म पर आधारित थे, और ये इसकी समाप्ति की मांग कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, ये समाप्ति की मांग कर रहे थे। और तीसरा जो वाणिज्यिक की अगर आप बात करते हैं, वाणिज्यिक के क्षेत्र में क्या हुआ, आमूल चूल परिवर्तन हुआ, एक क्रांति हुई। इनको मैं विशेष रूप से आपको बताऊंगा। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट थे, यह तीनों कॉन्सेप्टों का क्या था, ये परिणाम स्वरूप जो था, ये आधुनिक राज्य की उत्पत्ति हुई। और आधुनिक राज्य ही क्या है, आज आपका राष्ट्र राज्य है। क्लियर है। अगर कहा जाए कि राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं, तो राष्ट्र राज्य क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य के पहले आधुनिक, आधुनिक के पहले क्या कहा था कि तीनों राज्य, अर्थात व्यक्तिवाद की जो चरण है उसी व्यक्तिवाद को लेके अगर मैं पूछूं यहाँ राज्य मजबूत कहाँ पे होगा, राज्य तो ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा मजबूत था, फिर राज्य यहाँ पे कुछ मजबूत हुआ, लेकिन यहाँ पे राज्य क्या कहते हैं, मजबूत है, लेकिन राज्य के कार्य क्षेत्र यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। पहले व्यक्ति को महत्व दे रहे थे, यहाँ पे भी व्यक्ति को थोड़ा महत्व दे रहे थे, यहाँ पे व्यक्ति का महत्व को थोड़ा सा और कम करते हुए राज्य की महत्ता को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है। देखिए, पुनर्जागरण की अगर आप बात करते हैं, पुनर्जागरण के 2 क्या नाम है अक्षर थे, एक आपकी थी स्वतंत्रता और दूसरा आपकी थी समानता। ये 2 ही कॉन्सेप्ट ये पूरा इसका सीधा वो टिका हुआ था। और स्वतंत्रता और समानता जो होता है वे क्या है, ये मानव के लिए है। मानव के लिए क्यों, क्योंकि मानव की मानवता जो है वो जिंदा रहे। तो यहीं से बन के आया मानववाद। देखिए, मानववाद का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्वतंत्रता और समानता, मानव। और यहाँ पे यही जो मानववाद जो बना, इसी को वहाँ के राइटर्स ने क्या कह दिया, व्यक्तिवाद कह दिया। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में आपको समझा रहा हूँ। इसलिए 20वीं शताब्दी में अगर आप बात करेंगे, 20वीं शताब्दी में जो मानववाद था, मानववाद ने क्या किया, नव मानवतावाद का क्या कर दिया, स्वरूप धारण कर लिया।
तो ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि जो नव मानवतावाद का कॉन्सेप्ट है ये किस काल का है, किस समय का है, तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। एक विचार आता है कि व्यक्तिवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता पड़ने का रीज़न क्या था, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो आप अगर देखेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल, ये दो कालों की अगर आप चर्चा करेंगे, इसमें व्यक्ति को क्या था, व्यक्ति को नगण्य मान लिया गया था और राज्य को यहाँ पे क्या था, पावरफुल या शक्तिशाली मान लिया गया था। यह जो व्यक्ति को यहाँ पे शक्तिशाली माना गया था, इसी ने क्या कहते हैं, प्राचीन काल में मैंने आपसे चर्चा की थी, अरस्तु की मैंने आपकी सुकरात की बात की थी, गैलीलियो की बात की थी मैंने, और मैंने बात की थी जीसस क्राइस्ट की बात की थी, और मैंने बात की थी बर्नी की बात की थी। यह जो इतने सिद्धांतकार, इतने जो दार्शनिक थे, इन दार्शनिकों को कहीं ना कहीं विष का पान करा के कुल मिला के इनको मृत्यु दंड यहाँ पर दिया गया था। इन सारी व्यवस्थाओं से निपटने के लिए ये सारे जो दोस्त थे, राज्य इतना शक्तिशाली था, इस राज्य को कैसे क्या नाम है उसको उसके लिमिटेशन में किया जाए, राज्य को कैसे उसके बांधा जाए, इसके कॉन्सेप्ट में क्या आया था आपका, इसके कॉन्सेप्ट में व्यक्तिवाद आया था। तो व्यक्तिवाद एक्चुअली करना क्या चाहता, देखिए अगर आप, ये तो मैंने प्राचीन काल का बता दिया, अगर आप मध्यकाल की भी चर्चा करेंगे, मध्यकाल में क्या था, धार्मिक आधारित सारी व्यवस्थाएँ थी, धार्मिक आधारित सारी व्यवस्थाएं थी। इसलिए जो भी धार्मिक आधार पे जो था, सबसे महान क्या था, पोप को ही यहाँ तक कि राजा माना जाता था, और पोप को ही राजा के साथ साथ क्या था, राज्य मान लिया जाता था। यहाँ पे पोप ही सर्वोपरि था, पोप जो निर्णय करता था वही मान्य होता था। इसलिए क्या कहते हैं, यह एक जो पोप जो था, पोप क्या यहाँ पे था, पोप यहाँ पे निरंकुश हो गया था। इस निरंकुश, ये राजा का ही रूप था, ये ध्यान रखिएगा, राजा का ही रूप मान लिया गया था, ये निरंकुशता इसके अंदर आ गई थी। इस व्यवस्था को इसलिए भी समाप्त करना था। इन्हीं दो कारणों की वजह से क्या कहते हैं, आपके समक्ष जो व्यवस्था उत्पन्न हुई, वो व्यवस्था किस रूप में आई, वो व्यवस्था व्यक्तिवाद के रूप में उत्पन्न हुई। और जब व्यक्तिवाद के रूप में जब उत्पन्न हुई, तो मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य के क्या कहते हैं, राज्य के दो स्वरूप होते हैं। दो स्वरूप कौन कौन से होते हैं, एक राज्य का स्वरूप होता है प्राकृतिक, और एक राज्य का स्वरूप होता है कृत्रिम राज्य। कृत्रिम राज्य, ये जो प्राकृतिक राज्य है, प्राकृतिक राज्य जो है, यह राज्य क्या है, यह राज्य आपका प्राचीन और मध्य है। ध्यान रखिएगा, जो कृत्रिम है, जो कृत्रिम राज्य आपका है, या जो कृत्रिम राज्य है, ये आपका आधुनिक राज्य है। यही क्या कहते हैं, आपका व्यक्ति, यही आपका व्यक्तिवाद है। और ये जो आपका राज्य था, ये क्या था, ये आपका आदर्शवादी था। ये जो है राज्य, ये मानेगा आपको क्या, ये मानेगा व्यक्ति को साध्य मानेगा, और व्यक्ति को साध्य और राज्य को क्या कहते हैं, साधन मानेगा। आप एक डायग्राम समझ सकते हैं, ये जो डायग्राम है, इसमें जो है ये आपका व्यक्ति होगा और यह जो आपका राज्य होगा। ध्यान रखिएगा, यह जो व्यक्ति है यह केंद्र में है, और जो राज्य है ये क्या है, परिधि में है। क्या परिधि का कॉन्सेप्ट, जब तक केंद्र नहीं होगा तब तक आप परिधि का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। परिधि तब तक है, परिधि की जो निर्धारण करता है, परिधि का जो डायमीटर जो निर्धारित करता है, वो कौन करता है, केंद्र करता है। और केंद्र में कौन है, मनुष्य है। इसलिए इंपॉर्टेंट किसका हो गया, मनुष्य हो गया। और यहाँ से पैदा होता है आपका इंडिविजुअलिस्टिक थियरी या व्यक्तिवाद, आपका यहाँ से उत्पन्न होता है। क्लियर है। देखिए व्यक्तिवादी, एक बात और ध्यान रखिए कि व्यक्तिवादी जो है, राज्य को एक अनिवार्य बुराई या आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, देखिए यह स्टेटमेंट आपको देखने से लग रहा होगा कि बड़ा भ्रामक है कि अनिवार्य बुराई कैसे है या आवश्यक बुराई कैसे है। देखिए एक्चुअली क्या है कि राज्य के जो कार्य थे, जो राज्य जब इसमें कार्य करने लगा, तो जो यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति था, जो प्रमुख व्यक्ति मतलब इसमें क्या नाम है, संगठन या समुदाय या राज्य में जो लोग निवास कर रहे हैं, इन निवास करने में जब आपसी तनाव आदि की जब क्या नाम है समस्या उत्पन्न होती है, इस तरह की जब समस्या उत्पन्न होने लगी, तो इस समस्या के समाधान के लिए, हस्तक्षेप के लिए कौन जिम्मेदार होगा, वो राज्य होगा। इसलिए राज्य को बिल्कुल आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे घर में आपके बुजुर्ग होते हैं, ध्यान दीजिएगा,
जो बुजुर्ग होते हैं कोई क्रियाकलाप नहीं करते हैं, वो बिस्तर पे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है उनके रहने से आप तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर पाते, आप कहने बाहर का घूमने देर रात तक आप घूम नहीं सकते, आप अपने मन का सारा काम नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति आता है तो वह इनके समक्ष ही उपस्थित होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जितनी महत्वपूर्ण इस बूढ़े व्यक्ति की है यहाँ पर आपके घर में, आपके परिवार में, ठीक उसी प्रकार राज्य की भी क्या कहते हैं आवश्यकता इस समाज में, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाती है। क्लियर है? मैं देखिए समाज की बात करें, समाज की जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देखिए समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं? अगर कहा जाए समाज क्या है तो समाज इजकल टू व्यक्तियों का योग, यही है। व्यक्तियों का योग ही क्या कहते हैं, समाज आपका बनता है। तो ये जो व्यक्तियों का योग जो बन रहा, तो समाज किस में काम करेगा, सामाजिक हितों में काम कर रहा होगा। सामाजिक हित इसका क्या होगा, इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। इसलिए क्या कहते हैं, इस सामाजिक उद्देश्यों, सामाजिक हितों को जब तय करता है, इन सामाजिक हितों को तय करने के लिए राज्य क्या कहते हैं, राज्य को बनाया गया है कि हित कहीं प्रभावित ना हो, हित जो है वो एक दूसरे के हितों से कहीं प्रभावित ना हो, इसलिए राज्य का होना आवश्यक हो। देखिए स्टेटमेंट ये भी आता है कि राज्य एक पुलिसमैन की भांति है, पुलिसमैन की भांति है। राज्य एक नाइट वॉचमैन की तरह है, नाइट वॉचमैन की तरह है। देखिए पुलिसमैन की भांति है। पुलिसमैन का मतलब क्या है, पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस का जो राज्य में काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना एवं आपकी सुरक्षा व्यवस्था को देखना, यही दो काम आपके हैं। तो वो कहता है पुलिस की भांति है राज्य यहाँ पे। नाइट वॉचमैन का मतलब क्या है, नाइट वॉचमैन का मतलब क्या है, जो आपका घर का जो चौकीदार होता है, ये चौकीदार क्या करता है, ये चौकीदार आप जब सो रहे होते हैं निश्चिंत होकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो आपका नाइट वॉचमैन ये चौकीदारी कर रहा है, और इसका काम क्या है, इसका काम है कि हमारे जो मालिक है इसको कोई कष्ट न हो। तो राज्य इसी तरह की व्यवस्था कराता है कि जो हमारे मालिक के रूप में जो हमारे क्या नाम है व्यक्ति हैं, जो हमारे लोग हैं, यह क्या है, ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे रह पाए। नाइट वॉचमैन ऐसा नहीं है कि वो आपको जब जाएगा जगह जगह के कहेगा मालिक पंखा बना दें, मालिक पानी पियेंगे, मालिक चाय पियेंगे, मालिक ये करेंगे, ये नाइट वॉचमैन नहीं है। नाइट वॉचमैन का मतलब है कि जब मालिक उसको बुलाएगा, मालिक जब आदेश करेगा तब वह कोई काम करेगा। इसको और सरल शब्दों में समझिए, मान लीजिए ए क्या कहते हैं, आपका नौकर है, ये आपका नौकर है, और एम आपका क्या कहते हैं, मालिक है। एन आपका नौकर है, एम आपका मालिक है। तो अगर नौकर बार बार पूछेगा मालिक खाना खाएंगे, मालिक घूमने चलेंगे, मालिक क्या कहते हैं नाश्ता करेंगे, मालिक आपको सोने का समय हो गया, मालिक आपको दवा खाना है, मालिक आपको ये काम करना, तो मालिक क्या करेगा, मालिक इनसे चिढ़ेगा, मालिक कहेगा तुम मेरे मालिक हो, तुम मुझे बताओगे। तो यहाँ पे नौकर का वही कार्य है, जब मालिक उसको कोई कहे कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये कार्य करना है, तो क्या होगा, तो ये जो मालिक नौकर है ये क्या है, ये आपका राज्य की तरह है। ये आपका जो व्यक्ति है ये कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप मालिक के जीवन में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है इतने आसान शब्दों में आपको मैं जो स्पष्ट कर रहा हूँ स्पष्ट हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है कि राज्य को न्यूनतम कार्य करने चाहिए, न्यूनतम कार्य करना चाहिए। न्यूनतम कार्य का मतलब क्या है, न्यूनतम कार्य का मतलब है कि आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी तालमेल बना रहे, शांति के साथ कार्य होते रहें, बस यही आपका न्यूनतम कार्य है आपका। बस आपको कह दिया गया कि आप केवल बाहर गेट की सुरक्षा करेंगे, तो केवल आप सुरक्षा करेंगे। जब हम दूसरा कार्य बताएंगे तभी आप उस कार्यों को आप करेंगे, अदरवाइज अपने मन से आप कोई कार्य नहीं करेंगे। क्लियर है? देखिए हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इसके रूप क्या क्या हैं। अगर रूप की बात करेंगे, व्यक्तिवाद के रूप कौन कौन से हैं, या आप बहुत से लोग कहते हैं व्यक्तिवाद का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से उसके रूप हैं, तो इसमें मैं चर्चा करूँगा। नैतिक तर्क की बात करूँगा, नैतिकता की बात करूँगा, हम बात करेंगे इसमें आर्थिक पक्ष की भी बात करेंगे, हम बात करेंगे राजनीतिक पक्ष की बात करेंगे, और हम बात करेंगे इसमें क्या नाम जीवन शास्त्री के रूप में, वैज्ञानिकता के रूप में बात करेंगे, अनुभव के आधार में एम्पिरिकल थ्योरी के आधार में भी बात करेंगे। ये 4-5 पैरामीटर्स हमारे होंगे, जिन पैरामीटर्स पे हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती कैसे है। देखिए अगर हम पहला लेते हैं नैतिकता के आधार पे, नैतिकता के आधार पे लेते हैं, नैतिक पक्ष के आधार पे अगर आप लेते हैं
तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण क्या नाम है, अगर देखें कौन कौन से विचारक इसमें आते हैं, तो विचारक आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कांट महोदय आएंगे, यहाँ पे फिक्टे महोदय आएंगे, यहाँ पे मिल आएंगे और यहाँ पे हमबोल्ट आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मिल है, देखिए ध्यान रखिएगा, मिल सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि यहाँ नागरिकों को जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, इसका प्रमुख कार्य क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। यदि राज्य इसमें हस्तक्षेप करेगा, राज्य हस्तक्षेप करेगा, तो यह व्यक्ति अपना स्वयं विकास नहीं कर पाएगा। और अगर स्वयं विकास नहीं कर पाएगा तो व्यक्ति का जो उत्साह होगा, क्या होगा, उत्साह उसका कम हो जाएगा। वो कहेगा उसका जो आत्मविश्वास है वो क्या होगा, कमज़ोर होगा। आत्मविश्वास क्या है, टूट जाएगा। स्वावलंबन क्या है, नष्ट हो जाएगा। उसके अंदर क्या है, मानसिक कमजोरी हो जाएगी। इन सभी कारणों की वजह से राज्य को व्यक्ति के कार्यों में, व्यक्तित्व के विकास में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जीएस मिल साहब ने, जीएस मिल ने तो यहाँ तक कह दिया, उसने कहा कि व्यक्ति को भाषण की, अभिव्यक्ति की ये सारी स्वतंत्रताएं क्या है, इसे दे देनी चाहिए। तो कहता यहाँ पे अगर पागल भी कोई है, कोई मूर्ख भी है, तो उसको भी पर्याप्त बोलने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, उसे बोलने का अधिकार उसको भी दिया गया है। और फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है, स्टेटमेंट, ये सवाल बहुत आता है। ये सवाल है, व्यक्ति अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर स्वतंत्र है या संप्रभु है? यह जो प्रश्न है, यह क्या कहते हैं, अगर आप आईएएस दे रहे होंगे या पीसीएस दे रहे होंगे, तो सबसे परफेक्ट सवाल इसका होता है 200 वर्ड्स में इसके शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको बहुत गौर से, जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, इसी पर इसको क्या कहते हैं, आप व्याख्यायित करना होता है। देखिए मिल एक बात और भी कहता है, मिल एक बात क्या कहता है, मिल कहता है कि जो राजकीय सहायता है, ये जो राजकीय सहायता क्या होता है, आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है। वो कहता है यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विकास को क्या करती है, कुंठित कर देती है। तो इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या, कहते हैं कि राज्य की सहायता को वो बिल्कुल नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह अपने हिसाब से उसका विकास करेगा। अगर राज्य कोई चीज़ उसे किसी को देगा, मान सपोज किसी चीज़ को अगर दे दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेगा कि आपने तो दिया था। हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात करें, मानिए एक क्या नाम है, कोई स्टूडेंट है और जी इसके गार्जियन है, इसके पिता हैं। इसके पिता अगर इसको कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो ये मान लीजिए राज्य है, ये आपका व्यक्ति है। अगर ये राज्य कह रहा है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, कल के दिन अगर डॉक्टर नहीं बन पाता है, कुछ परिस्थितियां होती हैं, नहीं डेवलप कर पाता है, तो दोषारोपण इसका उत्तरदायित्व क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन अगर एक को आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं, स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, हो सकता है वो डायरेक्टर बने, हो सकता है वो आईएएस बने, हो सकता है वो पीसीएस बने, हो सकता है वो चपरासी ही बने, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके पास बेहतर अपने मानसिक संतुलन, अपने शरीर के हिसाब से वह स्वतंत्र है, उसे क्या चीज़ पसंद है और किस फील्ड में उसे जाना है। क्लियर है? देखिए हम दूसरा पक्ष पढ़ेंगे, आर्थिकता की अगर आप बात करें, देखिए आर्थिकता की बात यहाँ पे एडम स्मिथ साहब करते हैं। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी एक बहुत चर्चित, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें देखिए करते क्या है ये, देखिए एक चीज़ आपको बता दें, राष्ट्रीय आय बराबर क्या है, राष्ट्रीय आय बराबर व्यक्तियों की आय का योग। ध्यान रखिएगा, मैं जो ये बात अभी आपको बता रहा हूँ, यह क्या कहते हैं, प्राचीन समय की बात चल रही। प्राचीन समय का मतलब है रिकार्डो माल्थस के पहले की बात चल रही है। तब राष्ट्रीय आय को माना जाता था, व्यक्तियों की आय का योग माना जाता था। वर्तमान समय में या इनके हम अर्थशास्त्रियों के हिसाब से अब यह परिभाषा बदल चुकी है। तो यहाँ पर यह कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को आप स्वतंत्र छोड़ दें। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वह अपने सामान को बेचने के लिए, अपने सामान का मूल्य निर्धारण करने के लिए वह स्वतंत्र है। आप डंपिंग के माध्यम से, आप डंपिंग करना चाहें, आप सामानों को डंप कर लें। आप सामानों को जितना मूल्य आप चाहते हो, आप उतना मूल्य मांग लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने सामान को, आपको अपने सामान पे आपकी स्वतंत्रता है।
आपके अपने सामान पे क्या है, आपके पास अधिकार है, तो आपको उसका मूल्य तय करने का भी अधिकार यहाँ पे दे रखा है। व्यक्तिवादी कहते हैं कि जितनी उसकी मांग होगी उसी के अनुरूप उसका क्या होगा, मूल्य निर्धारित करने का उसकी क्षमता होगी। आप उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते, आप उस पर लिमिटेशंस नहीं लगा सकते। इवन यहाँ तक कि आपको कर लेने का भी उसमें अधिकार नहीं है। अगर आप कर लेंगे, टैक्सेस अगर आप करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, उस कर को, सरकारी कर को देने के लिए क्या करेगा, वो चोरी करेगा। क्या करेगा, सामान में क्या कहते हैं वो कमी कर देगा, उसमें मिलावट करेगा। तो क्या होगा, इसमें सामान की क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। इसलिए राज्य को क्या कहते हैं, यह आवश्यक है कि राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे और राज्य क्या कहते हैं, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दे, वो अपने हिसाब से काम करेगा। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक लेबर है, मान लीजिए एक लेबर है, ये काम करने के लिए जाता है और ये एक मकान बनना है, इस मकान पे छत पड़नी है, सपोज दैट। तो यह जो लेबर यहाँ पे जा रहा है ये 400 रुपये प्रतिदिन लेता है। यहाँ पे अगर फिक्स कर देंगे आप तो 400 रुपये लेबर यहाँ पे ले, लेकिन जिस दिन छत पड़नी होगी, अगर 3 लेबर आपके पास कम है, ये 400 में न जाके अगर कहता है कि मैं 800 रुपये लूँगा, तो 800 रुपये में भी आपकी मजबूरी होगी कि इस व्यक्ति को आपको रखना पड़ेगा। तो रखना पड़ेगा। विकास किसका है, डेवलपमेंट किसका हुआ, इस व्यक्ति का हुआ। ये मत देखिए कि किसका नुकसान हुआ, ये डेवलपमेंट किसका है, इस व्यक्ति का हुआ। इस व्यक्ति से क्या है, इसके अपने पूरे परिवार का क्या होगा, अच्छा बेहतर पालन पोषण होगा। तो यह देखिए कि वह लेबर को बिल्कुल फ्री है, अपने श्रम को वो बेचने के लिए कितने मूल्य में बेचना है यह उसका अधिकारी है, वह अपने शरीर पे स्वतंत्र है। इसलिए क्या कहते हैं, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और यह नहीं बताएगा कि उसे कितना मूल्य रखना है, कितना निर्धारित करना है। राज्य इसका कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी नहीं है। क्लियर है। देखिए अगर हम पॉलिटिकल व्यू की बात करें, इसमें पॉलिटिकल व्यू क्या है भाई, राजनीतिक तर्क क्या है। देखिए राजनीतिक तर्क ये कहता है कि व्यक्तिवादी जो कहते हैं कि राज्य का नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अयोग्य होते हैं। प्रायः क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं। देखिए इन्होंने अपनी अयोग्यता को सिद्ध कैसे कर रहे हैं, तो जिनको सार्वजनिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता है। अयोग्यता किसमें है कि सार्वजनिक जीवन का इनको कोई ज्ञान नहीं है। तो यह जो सार्वजनिक जीवन को ज्ञान है नहीं है, इसकी सिद्धि कैसे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि व्यापार का यह एक सरल सा नियम है। व्यापार का एक सरल सा नियम है कि जो जोखिम उठाएगा, जो रिस्क लेगा, वही सक्सेस होगा। रिस्क वाला ही क्या होगा, सक्सेस होता है, सफल होता है। तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जिसको हमने बनाया है ये जोखिम उठाया है, अयोग्य है मानते हैं, लेकिन वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें पारंगत उसमें हासिल हो जाएगी। और जब उसको हमने रिस्क ले लिया है तो वो बेहतर विकल्प की तरफ वो जाएगा ही जाएगा। एक न एक समय वो परिपक्वता को प्राप्त कर लेगा या परिपक्वता को पूर्ण कर लेगा। वो कहता है, मान लीजिए नौकरशाही कि आज हम एक तानाशाही आपके हाथों में आ गई, तो तानाशाही जैसे आपके हाथों में आएगी तो उसके जो लक्षण होते हैं, लाल फीताशाही हो गया, अनावश्यक देरी हो गई, फिजूल खर्ची हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, तमाम सारे इसके पहलू हैं। इन सारे पहलुओं को कम करने के लिए राज्य क्या कहते हैं, पहले से आपके तैयार बैठा है। राज्य इन पक्षों को कम करने के लिए राज्य पहले से तैयार बैठा है। और राज्य को अगर हम और सारा इसके ऊपर बोझ लाद देंगे तो क्या राज्य ऊपर वाले कार्यों को सही तरीके से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या नाम है, राज्य को क्या कहते हैं, मुक्त छोड़ देना चाहिए। राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि राज्य के ऊपर पहले से क्या कहते हैं, बहुत सारा दबाव है। क्लियर है। देखिए अगला जो है यह वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कह लीजिए और चाहे इसको जीवशास्त्रीय व्यक्तिवाद कह लीजिए, किताबों में अलग अलग मिलता है। जीवशास्त्रीय व्यक्तिवाद के पक्ष में तर्क। देखिए यहाँ पे जो श्रेय जाता है वो एक्चुअली हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बात कही है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम प्राणियों के लिए जीवित रहने का नियम, स्ट्रगल फॉर द एक्सटेंशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, इनका सार मैं आपको सीधे बताता हूँ। ये कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। ये कहते हैं कि यह जो इनका सिद्धांत है, यह इनका सावयवी सिद्धांत है। यह राज्य की, ये कहते क्या है, देखिए बहुत आसान शब्दों में समझिए इसको। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, ये कहता है कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ खड़े होंगे और एक साथ लोग दौड़ेंगे। जो योग्य होगा वो इस टारगेट को प्राप्त कर लेगा, जो योग्य नहीं होगा वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा।
तो इसलिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, सभी लोग अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन राज्य जो है इसमें क्या हस्तक्षेप करेगा? राज्य इसमें हस्तक्षेप करेगा। दौड़ते समय कोई आपके सामने दिक्कत ना आए, इसकी व्यवस्था किसकी होगी? राज्य की होगी। लेकिन दौड़ेंगे कौन? दौड़ेंगे सारे, प्रत्येक व्यक्ति को दौड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति योग्य होगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, जो अयोग्य होगा वो हार जाएगा। अब देखिए, पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? कहेंगे कि यह जो क्षेत्र है ये क्या कहते हैं कि संघर्षों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे निर्धन भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, अयोग्य भी हैं, तमाम सारे लोग हैं। लेकिन इन सब के साथ जो लोग इसमें संघर्ष करते रहेंगे, जो संघर्ष की पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, वही लोग क्या कहते हैं सक्सेस होंगे, वही समाज का हिस्सा बन के रह पाएंगे, वही राज्य का हिस्सा बन पाएंगे। देखिए, इस सिद्धांत में क्या कहते हैं कि स्पेंसर महोदय ने एक बात, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो अनिवार्य शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, यह जो अनिवार्य शिक्षा है, यह जो निर्धनों की सहायता की बात आप कर रहे हैं, और सामाजिक ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है? ये सामाजिक विधान के अंतर्गत उनको मिला है, ऊपर से गॉड गिफ्टेड है, इनको भगवान ने, ईश्वर ने इनको दे रखा है। अगर ये नहीं कर पाते तो इनकी समस्या है, तो इसमें अगर आप कोई फेरबदल करने की कोशिश करते हैं तो ये प्राकृतिक विकास के नियम के विरुद्ध है। यह आपका जो प्रयास है ये क्या है? व्यर्थ है। आपको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर इनको डेवलप करना होगा तो ये पढ़ेंगे, करना होगा तो ये कमाएंगे, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे। सरकार को इसमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करनी चाहिए। इनका ये जो प्रयास है वो क्या है? व्यर्थ है। तो यह जो कॉन्सेप्ट अगर हम आधुनिक काल में, आधुनिक समय में अगर देखेंगे, आप देखिए, अब मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम वर्तमान समय में देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बदल चुका है। आज राज्य उनको व्यवस्था कराता है। आज क्योंकि राज्य हमारा क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य है। क्लियर है ना? ये देखिए, ये तो आधुनिक राज्य की, हमारी आधुनिक राज्य या कल्याणकारी राज्य का एक कॉन्सेप्ट हो गया कि वर्तमान समय में राज्य जो हमारा, अब इस समय जो राज्य है, इस समय राज्य देखिए आपको शिक्षा भी मुहैया करा रहा है, राशन भी मुहैया करा रहा है, आपको जीवन की उत्तरोत्तर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध करा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए स्पेंसर कितना, मतलब स्पेंसर किस तरह का लिख रहे हैं, किस तरह का बोल रहे हैं। स्पेंसर यहाँ तक कह दे रहे हैं कि हम शक्तिशाली और कर्मठ संतति का विकास चाहते हैं। यदि हम अपना विकास चाहते हैं तो मनुष्यों को उनकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वो कहता जो शक्तिशाली होगा वो विजयी होगा, वो उन्नति होगा, वो जीवन जिएगा। और जो क्या कहते हैं, व्यक्ति कमज़ोर होगा, जो असहाय होगा, वो व्यक्ति क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और उसकी जो समाप्ति है, वो जो व्यक्ति की समाप्ति है वो किसकी? वो राज्य के हित में है, समाज के हित में है उसकी समाप्ति होना। क्लियर है? अनुभववादी वाले जो विचारक होते हैं, जो एम्पिरिकल थ्योरी वाले जो विचारक होते हैं, ये कहते हैं कि राज्य ने जब क्या कहते हैं कि हस्तक्षेप किया है, तब तक हमारा नुकसान ही हुआ है। ये नुकसान की बात करते हैं। राज्य जब इसमें हस्तक्षेप करता है, नुकसान होते हैं। जिससे कॉल लॉज की आप बात करेंगे, कौन लॉस की बात आप करेंगे, यहाँ ये सफल नहीं हो पाया था। ये इंग्लैंड में एक्चुअली चलाया गया था। राइजनिंग की बात आप करेंगे, जो मूल्य नियंत्रण की बात हो रही थी, तो वहाँ पे चोर बाजारी, घूस कचोट, तमाम सारी चीज़ें। जब आप लेबर को कहेंगे कि नहीं तुम्हें 300 रुपये ही हम देंगे, तो लेबर को जब 300 रुपये में आप बाउंड कर देंगे तो क्या करेगा? काम करने में कमी कर देगा। वो सोचेगा काम हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन करें। लेकिन जब उसको लेबर को अपना मूल्य स्वतः तय करने का अधिकार होगा तो वो 500 रुपये लेके और 1 दिन में ही 500 रुपये कमाना चाहेगा, 1 दिन में उस काम को करना चाहेगा, एक ही दिन में ख़त्म कर दें। इसलिए भी क्या कहते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुभव के आधार पे भी राज्य की महत्ता को यहाँ पे कम घोषित किया जाता है, राज्य को कम हस्तक्षेप की बात की जाती है। एक राइटर इसमें बकल महोदय हैं। इन्होंने कहा है कि राज्य के अधिकारी इस प्राचीन सिद्धांत का आश्रय लेकर कि उसकी सहायता बिना व्यापार और उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन समाज पर जुल्म लदते रहेंगे और व्यापार की अवनति करते रहेंगे। इन अंकुशों के रहते हुए सभ्यता का विकास संभव नहीं हो पाएगा। एक्चुअली कुल मिलाकर वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो व्यापारी वर्ग है, ये जो व्यापार है, इसमें जो उद्योगों की उन्नति है, यह क्या है? यह जब स्वतः स्वतंत्रता होगी तभी आप इसका विकास कर पाएंगे। राज्य अगर इसमें हस्तक्षेप करेगा तो उसमें चोरी आदि की बातें
इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। डंपिंग करना लोग शुरू कर देंगे, मॉल को अपने हिसाब से रोक लेंगे, तो तमाम सारी जो चीज़ें हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, यह चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं और आज राज्य उसमें पूर्णतः हस्तक्षेप करता है और कहता है कि जो क्या होगा, मूल्य का निर्धारण करती है, मूल्य स्वतः तय करती है। यहाँ पे डंपिंग आपको नहीं करने देती, छापेमारी करती है, देखती है कोई चीज़ कहीं कोई रोक तो नहीं रहा है। उत्पादन और मांग में क्या कहते हैं, समन्वय करने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ें आधुनिक राज्य में देखने को मिलती हैं। लेकिन प्राचीन व्यक्तिवाद को अगर आप देखेंगे, उस समय राज्य की इन व्यवस्थाओं को हटाया गया था, राज्य को कम हस्तक्षेप करने की बात की गई थी और केवल शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए केवल उसकी महत्वपूर्ण केवल व्यवस्था थी, बाकी इसकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी। देखिए, कोई भी विचारधारा जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी जाती भी है। तो व्यक्तिवाद जिस 19वीं शताब्दी में जितनी प्रबलता के साथ आई, लोगों ने, सरकारों ने इसे अपना लिया, इसमें जो दोष प्रकट हुए उसको त्यागना पड़ा। तो व्यक्तिवाद की वहाँ पे क्या हुई, वहाँ पे आलोचनाएं शुरू हुई और उन आलोचनाओं में हमने जिन तर्कों की बात की है वो मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ। बहुत विस्तृत मैं नहीं करूँगा क्योंकि यह व्यक्तिवाद का जो मेन आक्षेप था वो मैंने आपको चर्चा कर दी है। तो अब मैं सीधे क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट्स पे आता हूँ। देखिए, जिसे कह रहे थे कि राज्य एक बुराई नहीं है, ये कहते हैं कि राज्य कोई बुराई नहीं है। और ये क्यों? क्योंकि अरस्तु का एक स्टेटमेंट है कि जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो जीवन की कठोर आवश्यकताओं में हुई है और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। अरे भाई, आप अपना डेवलपमेंट तब करेंगे जब आपको हम सिक्योरिटी देंगे ना, जब आपकी हम सुरक्षा करेंगे, तभी तो आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए राज्य को जो एक बुराई कह रहे थे लोग, वह एक्चुअली राज्य बुराई का रूप नहीं है। दूसरा, इसमें आप कह सकते हैं जो कानून है स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं। कानून कभी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं। कानून क्या करते हैं, कानून आपको मजबूत करते हैं। कानून क्या करता है, कानून आपको कार्य करने का एक तरीका देता है। जैसे वो कहता है हम अधिकार, यहाँ अधिकार भी कह लीजिए, कानून का मतलब यहाँ पे अधिकार। अगर आप किसी चोर को अगर आप पकड़ रहे हैं, सपोज दैट अगर आपने दौड़ा के किसी चोर को पकड़ना चाहा और जब आप चोर को नहीं पकड़ पाते हैं और कोई चोर आपके ऊपर अटैक कर देता है, आपको थोड़ा चोट लग जाती है, आप जैसे पुलिस के पास जाते हैं बताने के लिए कि आपको मैं पकड़ने जा रहा था, चोर, उसने मुझे मार दिया, तो वो वहाँ पे पुलिस वाला ये पूछता है आपको ये किसने अधिकार दिया चोर को पकड़ने का, आप ये बताएं। तो क्या है, क्या यहाँ पे राज्य की कोई भूमिका नहीं? राज्य की यहाँ पे भूमिका, राज्य आपको सुरक्षित देखना चाहता है, राज्य नहीं चाहता कि आपको कष्ट हो। इसलिए क्या कहते हैं, वो विशुद्ध खाद्य कानून बनाता है, फैक्ट्री कानून बनाता है, अनिवार्य टीकों की व्यवस्था करता है। इस कोविड-19 में राज्य की भूमिका को आप देख लीजिए। यह जो राज्य की भूमिका है, यह वर्तमान में जो हम राज्य की जो चर्चा करेंगे, तो आधुनिक जो राज्य है इसी व्यक्तिवाद का विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि जो राज्य है, राज्य क्या कहते हैं, जीवन को बेहतर कराने के लिए, तभी तो कोविड-19 के समय में दौर में आपको वैक्सीन की व्यवस्था कराई जा रही है, आपको फ्री इलाज की बात कराई जा रही है, आपको ये जो व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, लोगों को फ्री में लाने की बात चल रही थी जब लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। ये कौन सी व्यवस्था थी? ये अगर राज्य नहीं होता तो कौन करता? ये राज्य के होने की वजह से ऐसा संभव हो पा रहा है। इसलिए राज्य की महत्ता को बिल्कुल नकार देना यह उचित नहीं है। प्रोफेसर रिची एक राइटर हुई, इन्होंने क्या नाम है कहा है कि व्यक्तिवादी जो है राजकीय हस्तक्षेप तथा स्वतंत्रता को एक रोकड़ बही के देना पावन की भांति दो विरोधी पक्ष मान बैठे हैं, जिसके कारण एक पक्ष की वृद्धि उन्हें आवश्यक रूप से दूसरे पक्ष की घटोत्तरी अनुभव होती है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे केवल हम लेन देन की बात कर रहे हैं, हम ले रहे हैं लेकिन देन की बात हम कर ही नहीं रहे। यह दोनों आपस में महत्वपूर्ण हैं, दोनों की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर राज्य ना होता तो नागरिक को कैसे हम टीके लगवा पाते? नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम क्यों बार बार राज्य को चिल्ला रहे हैं? क्यों? क्योंकि राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति को देखती है। अगर फ्री में टीके नहीं लग पा रहे होते, अगर हम 10,000 रुपये का टीका होता है, 1,000 रुपये का टीका होता, क्या गरीब आदमी लगवा पाता? नहीं लगवा पाता। क्या बुजुर्ग जाके वहाँ लाइन लगा पाते? नहीं लगा पाते। तो बुजुर्गों के लिए पहले व्यवस्था कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए व्यवस्था कर दिया। इस तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो लगवा रहे हैं, ये भूमिका किसकी है? ये भूमिका राज्य की है। देखिए, एक बहुत बड़ा एक अंतर और भी देखिए जो उन्होंने आलोचना की है, वो किया है कि प्रतियोगिता जो है, प्रतियोगिता क्या है, यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है और ये प्रतिस्पर्धा ये क्या है, ये हानिकारक है। कैसे? देखिए, कहता है कि
द्वारा जो आर्थिक क्षेत्र में जिस स्वतंत्र प्रतियोगिता का प्रतिपादन किया गया था वह तो दानव, पूंजीपतियों और बौने जो श्रमिक, इन्होंने यहाँ पे दानों को कहा है, पूंजीपतियों को दानों की संज्ञा दी है और श्रमिकों की संख्या किसको दी है, बौनों को दी है। और कहा कि इनके बीच में जो संघर्ष में जो समानता नहीं होती है, ये कहते दीन, जो दीनता है, भूखा है, अस्वस्थ है, अयोग्य है, यह जो लोग होंगे, ये क्या होगा, इसकी एक खाई बढ़ती चली जाएगी। वो कहेगा अमीर और गरीब के बीच क्या होगा, एक विभेद पैदा हो जाएगा। और तभी मार्क्स जैसे राज्य का क्या होगा, मार्क्स जैसे राज्य का क्या करते हैं, अवतरण करने की बात कर देते हैं और कहते हैं कि मार्क्स जब आएगा तो इस तरह की फिर बातें करेंगे। तो यहाँ पे एक राइटर जो हो जाते हैं सिजविक कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्र प्रतियोगिता है, वह व्यक्तिवादी विचारधारा की सबसे गहरी कमजोरी है और व्यक्तिवाद का सबसे अधिक भयावह तथ्य है। वो स्वतंत्रता को नहीं, ये एक्चुअली स्वतंत्रता नहीं, ये स्वच्छंदता हो गई ना। ये स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने दायरे में, आपको पता हो कि हमें कितना काम करना है, और वो पता करने की बात को राज्य को सीधे न कर देता है कि नहीं, राज्य को तो ये हस्तक्षेप करना ही नहीं है। देखिए, एक और व्यक्तिवाद में जो खामियां थी वो क्या था, वो व्यक्तिवाद में एक खामियां थी, इसने कहा था योग्यतम की विजय, योग्यतम की विजय। ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे चोर है, वो चोरी करके अमीर बनता है तो वो सही है, और कोई व्यक्ति अगर गरीब है, वो बेचारा मर जा रहा है या असहाय है, मर जा रहा है, तो ये इसके लिए भी यहाँ पे भी सही है। तो यह जो व्यक्ति है, ये क्या समाज के लिए उचित है, अच्छा है, ये अच्छा है समाज के लिए, आप मुझे बताएं। बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। इसलिए लिकॉक महोदय यहाँ पे कह देते हैं, लिकॉक कहते हैं कि यदि योग्यतम की विजय का आधार अतिजीविता के तथ्य में निहित है, तब तो सेंध लगाकर चोरी करने वाला व्यक्ति समृद्ध सबसे ज़्यादा प्रशंसा का पात्र होगा और भूख से मरने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा तृष्णा और घृणा का शिकार होगा। वो कहता कि ये कैसी प्रतियोगिता है भाई। अब अपनी प्रतियोगिता के रूप में हम अमीरी, गरीबी, अच्छाई, बुराई, सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पे हक्सले महोदय फिर कहते हैं, हक्सले कहते हैं ये जो प्रतियोगिता है, ये जो क्या नाम है, योग्यता की जो परिभाषा है, योग्यता की परिभाषा लागू होती है पशु जगत में, जहाँ पे जानवर जब लड़ रहे होते हैं, ये जानवर एक दूसरे जब लड़ रहे होते हैं, तो इनमें क्या कहते हैं, योग्यता की बात होती है। हम योग्यता की बात पुरुषों में नहीं कर सकते हैं। कुछ शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, कुछ मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक, सबके पक्ष क्या है, अपने अलग अलग हैं। तो हर व्यक्ति को बैलेंस करना चाहिए, और बैलेंस करने का काम कौन करेगा, राज्य करेगा। तो इसलिए क्या नाम है, राज्य को आप बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। हक्सले महोदय देखिए अपने स्टेटमेंट में कह देते हैं कि राज्य एक मानवीय संस्था है, वो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, मानवीय संस्था है, और इसके अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं वो पाशविक शक्ति से संबंधित कानूनों का पालन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमारा उद्देश्य योग्यतम व्यक्तियों को जीवित रखने की अपेक्षा सभी जीवित व्यक्तियों को योग्य बनाने की बात है। वो कहता कि हम जो योग्यतम व्यक्ति है यह तो खुद जीवित रह लेगा भाई, जो योग्यतम व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है उसे हमें जीवित रखने की आवश्यकता है। इसे अगर हम जीवित रख पाते हैं तो हम सक्सेस हैं, तो हमारा समाज मजबूत है, तो हमारा राज्य मजबूत है। राज्य का काम क्या है, राज्य का काम यहाँ पर है जो लोग अपने आप को सर्वाइव कर गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, इन लोगों को सर्वाइवल करने में, इन लोगों को आगे बढ़ाने में, इन लोगों को उच्च स्तर पर पहुंचाने में यह कार्य किसका होगा, यह कार्य राज्य के माध्यम से होगा। तो इस प्रकार हम लोग आलोचना का पक्ष अपना समाप्त करते हैं। तो इस तरह हमने क्या कहते हैं आज की अपनी क्लास इस तरह पूरी की। और लास्ट में एक बात मैं और आपसे डिस्कस करूंगा, तो क्या ये जो व्यक्तिवादी जो राज्य की बात हम कर रहे थे, ये क्या व्यक्तिवादी राज्य इतना मजबूत था, अगर इसमें कोई कमियां क्या नहीं थी, इतनी आलोचनाओं के बाद क्या परिवर्तन हुआ, अगर इसमें आलोचनाएं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, अगर ऐसा जो मैंने अभी आपको बताया कि तमाम सारे आधारों पे कि राज्य को एक आवश्यक बुराई बता रहा है तो किस परिप्रेक्ष्य में है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, तमाम सारी बातों पे मैंने चर्चा की। तो इसमें एक चीज़ आप और देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध, हिटलर और मुसोलिनी का जन्म, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी जो क्या कहते हैं एक हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए यह जो चीज़ें पैदा हुई थी, यह जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हिटलर मुसोलिनी का जो जन्म हुआ था, हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, अगर इस तरह की बातें थी, अगर राज्य वहाँ पर इस तरह की अगर भाव था, तो इस भाव के बाद इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उस सिद्धांतों में, उन विचारधाराओं में कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, जिनकी वजह से
हम क्या कहते हैं, इस व्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं, तो क्या हम मान लें कि व्यक्तिवाद किसी पक्ष के लायक नहीं था? क्या हम मान लें कि नहीं, बिल्कुल व्यक्तिवाद खराब ही था? तो ऐसा तो नहीं है कि व्यक्तिवाद में कुछ ना कुछ तो अच्छाइयाँ थी। तो वो अगर उन अच्छाइयों, उन महत्वों की अगर आप चर्चा करते हैं, तो आप औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। वो जो औद्योगिक क्रांति थी, वो जो कल्याणकारी राज्य था, उत्पादन की जो वृद्धि हुई थी, वो सारी जो देन थी, वो जो देन थी श्रम करने में, श्रम को हमारे अपने रेट को तय करने में, जो मांग की जो बात थी, वो कहाँ से आई? वो सारी की सारी व्यक्तिवाद से आई हैं। और हम जो कल्याणकारी की बात कर रहे हैं, हम जन लोक कल्याणकारी की बात कर रहे हैं, हम लोक कल्याणकारी की जो बात कर रहे हैं, आज जो हम EWS कोटे की बात कर रहे हैं, ये कैसे आया है? ये उसी मांग के तहत आया है। वो अगर हम व्यक्तिवाद का शुरुआती सीढ़ी अगर हमने न चढ़ी होती, तो आज हम इस मांग की बात हम नहीं कर पाते। तो सारे पहलू वहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं अपने इस वक्तव्य को ख़त्म करने के पहले, इस लेक्चर को ख़त्म करने के पहले, गिलक्राइस्ट महोदय ने एक बात और कही थी कि यह जो व्यक्तिवाद था, इसने हमें आत्मबल दिया है, आत्मबल को मजबूत करने की बात कही है, इसने व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत करने की बात कही है। और यहाँ पर आत्मनिर्भरता की जो बात की थी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रत्येक व्यक्ति की बात की थी, आत्मबल के प्रत्येक व्यक्ति की बात की थी। वही चीज़ आज अक्षरशः क्या कहते हैं, हम किसी भी देश को सिद्ध और मजबूत बनाने में लिए जिसकी आवश्यकता होती है, यह बात 15वीं 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक कहीं ना कहीं उन व्यक्तिवादी विचारधाराओं में, उन व्यक्तिवादी सिद्धांतों में, उन व्यक्तिवादी दर्शन में हमें देखने को मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और मैं पुनः अगले लेक्चर के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।